अच्छा, कल की जो क्लास में आप लोगों को ना मैंने प्रोडक्ट हंटिंग की काफ़ी चीज़ें और भी बता दी थी। ठीक है। अभी समझ लें कि आज हमारा ना प्रोडक्ट हंटिंग का होलसेल की स्पेसिफिकली प्रोडक्ट हंटिंग की ना आज लास्ट क्लास है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोग जो प्रोडक्ट हंटिंग अभी कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली जो जो आज मुझे प्रोडक्ट्स आई हैं ना, अब आज के लिहाज से वो प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। तो जितना कल तक आपको मैंने पढ़ाया हुआ था ना क्राइटेरिया, ये पहले 6 पॉइंट, ठीक है, इसके लिहाज से प्रोडक्ट्स आपके बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जैसे ही हम नेक्स्ट प्रोडक्ट्स की तरफ जंप करेंगे ना, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया के जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनकी तरफ आप जंप करेंगे तो क्या होगा। अब थोड़ा सा मजीद वो जिसे कहते हैं ना, तंग होता जाएगा क्राइटेरिया। ठीक है, मिसाल के तौर पर, जी जी, वो भी आपको मैं अभी बताता हूँ नाइला। अच्छा, मिसाल के तौर पर आज आप लोगों की ना असाइनमेंट्स की एक झलक दिखाता हूँ आपको। जस्ट गिव मी सेकेंड। हाँ, ये बताइए। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। ये किसने भेजी थी मुझे? महविश ने। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर महविश ने ये प्रोडक्ट मुझे भेजी। ठीक है। अब बाकी तो क्राइटेरिया इसका देखा, बाकी क्राइटेरिया के लिहाज से बिल्कुल प्रोडक्ट ठीक है। ठीक है कि इसका बीएसआर भी इतना ज्यादा नहीं था, नॉर्मल बीएसआर है। ठीक है, 12 है। असल में ऑस्ट्रेलिया की जो मार्केट है वो नई नई मार्केट है एज कम्पेयर टू यूएसए। तो इसकी वजह से यहाँ पर 12 बीएसआर में भी, ठीक है, एक तो है भी ऑटोमोटिव की कैटेगरी। ठीक है। और उस कैटेगरी में भी फिर दूसरे नंबर पर क्या चीज़ आ गई है कि 12 बीएसआर में भी 50+ सेल्स हैं। तो असल में ऑस्ट्रेलिया की मार्केट थोड़ी सी भी छोटी मार्केट है ना, तो इस वजह से जरा ये हिसाब किताब है। यहाँ तक देखें तो मैविश की प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से मुझे भेजी थी जरिश ने। नहीं, ये किसने भेजी थी? ये भूल गया हूँ, ये पता नहीं, मुझे खुद ही बता दें मेरी कमेंट्स में ये वाली किसने भेजी हुई है। ये यूएस से मार्केट में पता नहीं किसने भेजी थी। बहरहाल ये मुझे भेजी थी, आई थिंक जरीश ने। ठीक है। अब जरीश ने ये वाली प्रोडक्ट भेजी। ठीक है, कल तक जितना क्राइटेरिया जो कुछ मैंने पढ़ाया हुआ था ना, उसके लिहाज से ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है हुमान, थैंक यू। तो अब उस लिहाज से ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। इसी लिहाज से जरीश ने दूसरी जो प्रोडक्ट भेजी थी मुझे, वो उसको भी देखा जाए इस क्राइटेरिया के लिहाज से जो मैंने आपको बताया हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब गलती कहाँ से है? जब आज की मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा ना, वहां पे आप लोगों को खुद एहसास हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से ये प्रोडक्ट हमें भेजी थी हुमा ने। ठीक है, हुमा आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, अभी तक जो क्राइटेरिया पढ़ाया है ना उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। बाकी आज काफी चीजें और क्लियर करता हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ ये भेजी है मुझे किसने? नाइला ने, जर्मनी की मार्केट है ना। हाँ। ठीक है, ये नाइला ने प्रोडक्ट भेजी है। नाइला, आपकी भी प्रोडक्ट दोनों जो आपने भेजी थी ना, दोनों बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट्स हैं। जो क्राइटेरिया जिसका आपको पढ़ाया हुआ ना उसके मुताबिक ये वाली बिल्कुल ठीक प्रोडक्ट है। ठीक है, आपकी दोनों प्रोडक्ट ठीक है। अब सिर्फ इसमें ये वाली गलती है नाइला कि आपकी जो प्रोडक्ट का की प्राइस है वो 10, कौन सी जर्मनी में कौन सी करेंसी यूज हो रही है? पता नहीं क्या है। ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग है 10 है, लेकिन कोशिश करें इसको 15 तक लेके जाए। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी मार्केट्स के लिहाज से ठीक ढूंढ रहे हैं। ठीक है, यूरो ठीक है, ओके, 10 यूरो नहीं, 10 to 15 कर लें, इसको 15 पे लेकर जाए, 10 पे नहीं रखें। अच्छा, अब कल एक चीज मैं छोटी सी आप लोगों को बताना भूल गया था। जहां पे बात चल रही थी ना बाय बॉक्स की, अवैध आज आपकी असाइनमेंट नहीं आई मेरे पास। तो आप लोगों को मैं बता रहा था, जहां पर ना हम बात कर रहे होते हैं प्रोडक्ट के बाय बॉक्स की। ठीक है, तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि बाय बॉक्स क्या होना चाहिए, कि आपका बाय बॉक्स रोटेट करना चाहिए। ठीक है। अब बाय बॉक्स रोटेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक बात ये भी आती है, बाय बॉक्स सप्रेशन। ठीक है। अब बाय बॉक्स सप्रेशन क्या होता है? ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट्स अमेजोन पे निकालेंगे ना, ठीक है, जैसे ये मैंने एक प्रोडक्ट निकाल के रखी हुई है, तो वो प्रोडक्ट जब आप निकालेंगे तो आपको ना यहाँ पर ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है। अब ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसका क्या मतलब है कि अब ये बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो चुका हुआ है। ठीक है। अब इसमें अगर किसी भी कस्टमर ने ये प्रोडक्ट को परचेज करना है तो वो बाय नाउ या ऐड टू कार्ट का ऑप्शन ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? ठीक है, तो ये यहाँ पर देखें, इस जगह पे एक ऑप्शन बना हुआ है, सी ऑल बाइंग ऑप्शन। ठीक है, आपने सी ऑल बाइंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर अपनी मर्जी का सेलर चूज करना है। ठीक है, किसी से भी प्रोडक्ट लेकर ऐड टू कार्ट कर लें। ठीक है, कोई भी सेलर। ठीक है, बाय बॉक्स सप्रेशन में ये सीन होता है कि आपके ना कोई भी सेलर, ठीक है, किसी टाइम कितनी प्राइस रख सकते हैं, इसमें स्पेसिफिकली बाय बॉक्स मिलने वाला सीन नहीं होता। ठीक है, वो सीन खत्म हो जाता है, सेलर की मर्जी है। वैसे तो नॉर्मली ये होता है ना, नॉर्मल बाय बॉक्स में
कि कोई भी कस्टमर आएगा, ठीक है, वो क्या नाम है लिखेगा, क्या नाम है, बाय नाउ पे क्लिक करेगा, तो तभी वो क्लिक किसी ना किसी एक सेलर, जिसका भी सेलर का नाम बाय बाय नाउ के नीचे लिखा होगा, वो सेलर को सेल चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे बाय बॉक्स सप्रेशन में वो सीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका बाय बॉक्स क्या हो चुका है, सप्रेस्ड हो चुका हुआ है। अब उस सप्रेशन क्या है कि अब कोई भी सेलर आके किसी से भी परचेज कर सकता है, ठीक है, सॉरी, कस्टमर आके ना किसी से भी परचेज कर सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे नायला, तो नायला का नाम लिखा हुआ है, नायला ने प्राइस कम की हुई है, ठीक है, वो यहाँ पर आके बाकी सेलर्स को देखेगा, तो जिससे भी उसे मुनासिब प्राइस मिले वो ले लेगा। तो ये होता है बेसिकली बाय बॉक्स सप्रेशन। अब आप लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, आ तो नहीं रहा होगा, मैं खुद ही बता रहा हूँ कि शायद आ गया हो आप लोगों के माइंड में कि भाई बाय बॉक्स सप्रेस्ड क्यों होता है, ठीक है, एक माइंड में एक सवाल तो आता है ना। आप लोगों को नहीं आया होगा, माशाल्लाह सारे बहुत जहीन है। तो मैं खुद आप लोगों को एक सवाल बता रहा हूँ कि भाई आया क्यों है, ये बाय बॉक्स सप्रेस होने की वजह क्या है, ठीक है। तो उसमें पॉइंट नंबर 1 रखें, माइंड में रखें कि जब आपकी प्रोडक्ट की प्राइस में क्या हो, प्राइस फ्लक्चुएट कर रही हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर एकदम से किसी सेलर ने $3 रखी, 3 से डायरेक्टली जंप किया 6 पर, 6 से डायरेक्ट जंप किया 9 पे, 9 से ही एकदम से दोबारा से 3 पे आ गया, ठीक है। तो अब ये जो घूमने फिरने वाली बात होती है ना, प्राइस फ्लक्चुएशन, अचानक से 3 से 9, 9 से 3, 3 से 9, 9 से 3, 4 से 10, 10 से फिर मैं 5 पे आ गई, ठीक है। ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन होती है डेली बेसिस पे या हर घंटे के लिए जो चेंज हो रही होती है, तो इस प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से आपका बाय बॉक्स क्या हो जाता है, आपका बाय बॉक्स हो जाता है सप्रेस्ड, ठीक है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। तो जिस तरीके से गुड बाय बॉक्स रोटेशन में एक चीज आप लोगों ने ये भी ऐड करनी है कि भाई जो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स सप्रेस्ड होगा, आपने वो प्रोडक्ट भी चूज नहीं करनी। समझ आ गई? हाँ जी। अब चलते हैं कि हम आज के अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि आपकी प्रोडक्ट का जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए। अब इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं, अगर मैं पढ़ाने पे आऊँ तो नेट प्रॉफिट के पॉइंट पे ही मैं रेवेन्यू कैलकुलेटर को पढ़ा लूँ, लेकिन उसको जरा हम बाद में रखेंगे कि रेवेन्यू कैलकुलेटर जो है ना, कि किसी भी जो है प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, चले मिलके पढ़ा लेते हैं, ठीक है, आपको काम आएगा, बाद में भी तो पढ़ाना है, अभी पढ़ा लेते हैं। अब देखें, मिसाल के तौर पर भाई हम यूएसए की मार्केट उठाते हैं, कहाँ गई, हुमा की प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, $24 ऑलमोस्ट, ठीक है, 24.9। वैसे आप लोग एक चीज, मजे की चीज मुझे बताएं, मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट अगर मुझे मिलती है $15 की, ठीक है, तो हुमा और जरिश, आप दोनों मुझे बताएं कि इस प्रोडक्ट पे अगर 24 की, 25 की समझ लें, अमेजोन पे सेल हो रही है, 15 की मुझे होल सेल पे मिल रही है, तो कितना एक प्रॉफिट होगा अंदाजन? जी हुमा और जरिश, सिर्फ आप दोनों बताएं। हाँ जी। हम्म, $10 है। $8 to $10। ठीक हो गए। यस, $8 to $10। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब बताएं महविश, आप बताएं कितना प्रॉफिट होगा। महविश के साथ, और आप बताएं अनीला, आप बताएं कितना प्रॉफिट होगा। Can you repeat the question, please? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है अमेजोन पे 25 की सेल हो रही है, होलसेल पे अगर मुझे मिले $15 की, तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट बच रहा है इसमें। अनीला आप भी बताएं, नाइला आप अपना बताएं। जरिश के अकॉर्डिंग, हुमा के अकॉर्डिंग, और ओए होए होए डायरेक्टली 15। वाह। नो सर, अगर हम अमेजोन की कॉस्ट डिडक्ट करते हैं तो फिर आई थिंक हार्डली $3 to $4 होगा। ठीक हो गया। वैसे अब आप बताएं, जरिश आपने जवाब जल्दी बता दिया, पहले वाला ठीक था आपका। जी अवैस। आप भी बता दें अवैस, ताकि आप कभी मैं इतना जवाब रखूं अपने पास। $4, ठीक है। चलिए अब आप सारों की ना खुशफहमी में दूर की, ठीक है, जिन्होंने $10 कहा था उन्होंने, उनकी भी ठीक है, और बाकियों की भी जिन्होंने प्रॉफिट बताया हुआ $4, ठीक है। 4 to 6, अल्लाह भला करे, मैं ही $10, ठीक है, जरीश हुमा ने भी $10, चलो।
अब आप लोगों की कुछ फहमी दूर करता हूँ। देखें, सबसे पहले एक चीज माइंड में रखें कि जब भी आप अमेजोन पर कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं ना, ठीक है, उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जुबानी कलामी आपने प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना, जो आपने अभी मेरे सामने किया है। ठीक है, हमने काफी सारी चीजों को कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए जो हम एक कैलकुलेटर यूज करते हैं, वो अमेजोन का अपना एक कैलकुलेटर है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। ठीक है, आपने उस रेवेन्यू कैलकुलेटर में अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन कर लें। नहीं बना हुआ तो एज अ गेस्ट भी आप उस पर यूज कर सकते हैं। अमेजोन उस पर दोनों तरह की कैलकुलेशन आपको बता देता है। FBA की कैलकुलेशन भी बता देता है, FBM की कैलकुलेशन भी अमेजोन आपको बता देता है। उसके लिए सिंपल तरीका क्या है रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज करने का? आपने सिंपल न्यू विंडो ओपन करनी है। ठीक है, वहां पे जाके लिखना है अमेजोन FBA कैलकुलेटर। ठीक है, बस इतना सा रेवेन्यू को वर्ड छोड़ दो, सिंपल लिखें अमेजोन FBA कैलकुलेटर। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। तो अब ये देखें, खुद अमेजोन सेलेक्ट सेंट्रल की अपनी वेबसाइट आ रही है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, आगे लिखा हुआ है रेवेन्यू कैलकुलेटर। ठीक है, आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। ठीक है, और अब ये मिसाल के तौर पर मेरा अकाउंट तो बना हुआ है तो साइन इन कर लें, अगर नहीं बना हुआ तो एज गेस्ट कर लें, कोई मुश्किल नहीं है, आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। साइन इन भी कर लें तो आपको स्टैट शो करेगा, या कंटिन्यू एज अ गेस्ट भी करते हैं तो भी शो करेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो खैर कर लेते हैं। अब मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पर आगे सर्च की प्रोडक्ट। ठीक है, ओ सॉरी, एक स्टेप तरह भूल गया। ठीक है, जब आप इसको ओपन करते हैं ना, ठीक है, साइन इन करो या कंटिन्यू एज अ गेस्ट, जो दिल करता है करें आप लोग। ठीक है, तो ये इस तरह का एक न्यू विंडो ओपन होती है और यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च फॉर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। ठीक है, और यहाँ पर लिखे हुए होते हैं भाई आप लोगों के स्टोर्स। ठीक है, आपने अगर USA की मार्केट को ओपन करना है, कनाडा की मार्केट को, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट को भी ओपन करना है, तो यहाँ से ऊपर जाके ना amazon.com के आगे जाके डॉट लगा के A.AU करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की मार्केट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से DE करेंगे तो जर्मनी की मार्केट ओपन हो जाएगी। इस तरह से आप अपनी अपनी कंट्री के लिहाज से रेवेन्यू कैलकुलेटर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से .com के आगे UK लगा देंगे, .com नहीं, amazon.co.uk। ठीक है, M हटा के जरीश आप .UK लगा देंगे तो आपका UK का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो जब आपका ये कैलकुलेटर ओपन हो गया तो इस तरह की एक विंडो आपके सामने आएगी और यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च फॉर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन और नीचे आया हुआ है सर्च टाइटल UPC या एसिन। तो सबसे बेस्ट आपको मैंने क्या बताया है कि प्रोडक्ट की पहचान अगर आपने अमेजोन पे करनी है तो किसके थ्रू करते हैं? एसिन के थ्रू। ठीक है, हमने वो एसिन वहां से एक प्रोडक्ट का, कौन सी प्रोडक्ट थी हमारी? ये वाली प्रोडक्ट थी। ठीक है, इस प्रोडक्ट का एसिन यहाँ से हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये जो न्यू विंडो पे मैंने ना कैलकुलेटर ओपन किया था, इस कैलकुलेटर को ओपन किया, यहाँ पर आके अपना एसिन डाला है, एसिन डालकर मैंने करना है सर्च। ठीक है, अब जब सर्च करेंगे तो डायरेक्टली फिलहाल एक चीज आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को पहले कुछ फहमी दूर करूँ। ठीक है, आप लोग कितना प्रॉफिट बता रहे थे? $15, $10, 5 to 6 और पता नहीं 4 to 6। मैंने कॉस्ट क्या बताई थी आपको? $15, $15 ये आ गई। अब याद रखें $15 अगर आपको होलसेल प्राइस मिले और 25 की आप अमेजोन पे सेल करें तो आपको भी रेवेन्यू कैलकुलेटर पता है क्या बता रहा है कि आपको पर प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट होगा? -1.71। ठीक है, -1.71। इसका क्या मतलब है कि मेरा एक यूनिट बिकेगा तो मुझे एक दो डॉलर का नुकसान होगा। ठीक है, अभी इसमें प्रेप सर्विसेज मैंने नहीं डाली और कोई सर्विस नहीं डाली, सिर्फ और सिर्फ एक जितनी होलसेल प्राइस है मुझे मिल रही है शिपिंग सर्विसेज में, अभी तक मैंने कोई कॉस्ट नहीं डाली। अगर वो भी मिसाल के तौर पर $1 मिला लूँ ना तो मुझे 2.71 का भाई लॉस हो रहा है इस एक प्रोडक्ट पे, एक प्रोडक्ट की सेल हो। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कभी भी जुबानी कलामी कैलकुलेशन नहीं करनी भाई। आपने कैलकुलेशन करने के लिए हमेशा क्या करना है? FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज करना है। अब आपको समझाता हूँ रेवेन्यू कैलकुलेटर में आपने कैलकुलेशन करनी किस तरह है। ठीक है, अब जब आपने ऐसे इधर पुट किया, पुट करने के बाद आपके पास दो तरह के कैलकुलेटर आ रहे हैं। नंबर 1 अमेजोन फुलफिलमेंट, नंबर 2 योर फुलफिलमेंट। इट मीन्स ये वाला जो लेफ्ट साइड पे कैलकुलेटर है ये है FBA कैलकुलेटर, जो राइट साइड पे कैलकुलेटर आपको स्क्रीन की राइट साइड पे कैलकुलेटर नजर आ रहा है ये है आपका FBM कैलकुलेटर। यानी वो लोग जो FBM करना चाह रहे हैं तो वो इस प्रोडक्ट ये वाला कैलकुलेटर यूज करेंगे, जो लोग FBA करना चाह रहे हैं तो वो ये वाला कैलकुलेटर यूज करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरे नंबर पर आइटम प्राइस देखें, यहाँ पर वो प्रोडक्ट की प्राइस शो हो रही होगी जो प्रोडक्ट की प्राइस है। ठीक है,
जैसे इस प्रोडक्ट की प्राइस 24.99 थी, तो वो आपने वहां पर ये शो करनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी प्रोडक्ट की प्राइस है ओरिजिनल $30, लेकिन किसी सेलर ने प्राइस रखी हुई है 24.99, तो आपने ना जो करंट प्राइस चल रही है, जो सेलर की प्राइस है, वो यहाँ पर आके लिखनी है कि आपको पता चल रहा है कि भाई इस प्राइस तक ये प्राइस गिर रही है, इस प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ तक गिर रही है, तो आपने जो सबसे कम वाली प्राइस है वो यहाँ पर एंटर करनी है, ठीक है। एक चीज यहाँ पर आपने आके प्राइस सेट करनी, प्राइस तो वही होगी जो अमेजोन पे चल रही होगी, ठीक है, वो इधर सेट करनी है, ठीक है। उसके बाद अमेजोन आपको बता रहा है कि 24.99 में अमेजोन की फीस पहले नंबर पर आ गई भाई, रेफरल फी। रेफरल फी कौन सी होती है? रेफरल फी की परसेंटेज एक माइंड में रखें कि रेफरल फी अमेजोन आपसे 15% प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है उसका 15% अमेजोन चार्ज करता है। इस प्रोडक्ट की प्राइस है 24.99, तो अमेजोन मेरे से $3 चार्ज करेगा। अगर मैं इससे करूंगा $50, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, $50 करूंगा तो अमेजोन इधर $6 हो गया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो क्या है, चेंज होती रहेगी। आपकी जो रेफरल फी है वो हर प्रोडक्ट की 15% होगी, ठीक है। चाहे आप $100 की प्रोडक्ट सेल कर रही हो, 200 300 डॉलर की, तो ये जो रेफरल फी है ये आपने 15% अमेजोन को देनी है। अब रेफरल फी होता क्या है कि भाई ये जो आप अमेजोन का अकाउंट यूज कर रहे हो ना, ठीक है, अमेजोन का जो स्टोर फ्रंट यूज कर रहे हो, ठीक है, आप जो अमेजोन शॉप यूज कर रहे हो, यहाँ पर अपना माल रखकर बेच रहे हो, ये है एक रेफरल, अमेजोन के रेफरेंस से आप अपनी चीजें सेल कर रहे हो, तो ये होती है भाई आपकी रेफरल फी, ठीक है। वो अमेजोन आपसे चार्ज करता है कितना? 15%। 15% आपके ओरिजिनल जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसमें 15% लगाते जाओ तो आपको पता चल जाएगा। नंबर 5, दूसरे नंबर पर फुलफिलमेंट कॉस्ट। अब आती है भाई आपकी फुलफिलमेंट कॉस्ट। फुलफिलमेंट कॉस्ट कौन सी वाली होती है कि अमेजोन ने आपकी प्रोडक्ट को, जब कोई ऑर्डर आता है आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है, इस पहुंचाने को अमेजोन क्या लेता है, इस चीज की फी आपसे लेता है। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारी, ये जो हुमा ने प्रोडक्ट निकाली हुई है, इस प्रोडक्ट की जो फुलफिलमेंट कॉस्ट है अमेजोन वो कितनी ले रहा है? $7.94, ऑलमोस्ट $8 अमेजोन आपसे ये फी ले रहा है, जिसके अंदर कौन कौन सी फीस है, ठीक है। उसमें फुलफिलमेंट कॉस्ट कैसे अमेजोन मिला रहे हैं, तो ये चार्जेस यहाँ से लिखे हुए कि पॉली बैगिंग की कितने हैं, टेप के कितने हैं, ठीक है, उसके अलावा बबल रैप के कितने हैं, सारा कुछ A to Z एक एक खर्चा अमेजोन ने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरे नंबर पर आपने जो प्रोडक्ट ले रहे हो यार, अमेजोन में स्टोरेज फी भी तो थोड़ी बहुत ले रही है, लेकिन वो लेता होता है कुछ सेंट्स में, सेंट्स बिल्कुल नॉर्मल किस्म के। तो इस प्रोडक्ट की जो स्टोरेज फी है वो कितनी है? 0.08 सेंट्स, ठीक है। तो ये अमेजोन आपसे ये भी ले रहा है, आपने ये भी डाल देनी है प्रोडक्ट में, ठीक है। फिर उसके अलावा इस यूनिट को छोड़ दो, मंथली स्टोरेज पर कॉस्ट छोड़ दे, वो इसने बता दिया 0.08 सेंट, ठीक है। अब आ रहा है इनबाउंड कॉस्ट। इनबाउंड क्या है? अमेजोन, जब हम शिपमेंट प्लान बना रहे होते हैं, ये सारी चीजें बात की, इस पर कंफ्यूज नहीं करना, मैं इसको छोड़ दें, इसको मैं इनबाउंड सर्विस को ना आपको जब मैं FBA की वो लिस्टिंग करना सिखाऊंगा ना, ये तब इनबाउंड सर्विस समझा दूंगा आपको कि अमेजोन कहता है कि भैया आपने सेंट्रल में अगर प्रोडक्ट हमारी सेंट्रल के किसी वेयर हाउस में बेचनी है तो उसके लिए अलग से चार्जेस है, ठीक है। वेस्ट में बेचनी है, ईस्ट में बेचनी है, तो उसके अलग अलग चार्जेस है, वो यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी यहाँ पर वेस्ट है तो 0.68 पर अमेजोन आपसे पर प्रोडक्ट ये भी चार्ज करेगा। अब जो एक मेन चीज आ रही है वो है, नीचे एक कॉलम जो खाली आपको नजर आ रहा है वो कौन सा है? नंबर 1 मिसलेनियस कॉस्ट, नंबर 2 कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स कौन सी है? आपकी होलसेल प्राइस जो आपको ब्रांड दे रहा है या डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है, या जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट आई हुई है, जिसमें आपने सारी अपनी तरफ से शिपिंग वगैरह मिला देनी है, ठीक है। सब कुछ मिला के आपने जो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली वो क्या निकाली है? आपको डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड कितने की दे रहा है? मिसाल के तौर पर चलो आप 10 पे चले जाते हैं, यार आप लोगों का भी दिल भी तो रखो ना कि $10 की हमें प्रोडक्ट मिल रही है होलसेल से, ठीक है। अब $10 के ऊपर एक छोटा सा कॉलम है मिसलेनियस कॉस्ट। मिसलेनियस कॉस्ट में याद रखें, जब भी हम कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे भिजवाते हैं उससे पहले उस प्रोडक्ट पे लगता होता है लेबल, ठीक है। अगर वो लेबल लगेगा तो आपकी प्रोडक्ट जाएगी, विदाउट लेबलिंग आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस नहीं जा सकती, ठीक है। लेबलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेबलिंग क्या होती है आपको मैं समझाता हूँ, मिसाल के तौर पर हर प्रोडक्ट की एक पहचान होती है, ठीक है, कि अमेजोन का वो लेबल, या आसान अल्फाज में समझाता हूँ आपको, गूगल कर लेते हैं, ठीक है, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अमेजोन लेबल्स, ठीक है, ये होते हैं, सिर्फ आपको इमेजेस एक दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये होते हैं बेसिकली प्रोडक्ट के लेबल्स, ये वाले जो है ना, ये, ठीक है।
अब ये लेबल्स आपकी प्रोडक्ट पे लगे होने चाहिए। याद रखें, जब हम डिस्ट्रीब्यूटर से ब्रांड की चीज लेते हैं तो प्रोडक्ट खाली होती है, बिल्कुल न्यू होती है, उसके ऊपर ये वाला लेबल नहीं होता। ये वाला लेबल हमने अमेजोन की तरफ से जनरेट करके देना होता है, अपनी प्रोडक्ट पे लगाना होता है। अब लगाएगा कौन? 3PL सर्विस वाले, थर्ड पार्टी सेंटर्स होते हैं, ठीक है, प्रेप सेंटर्स होते हैं, या समटाइम डिस्ट्रीब्यूटर भी कहता है यार ठीक है आप मुझे इतने सेंट्स एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो आपने ना ये डिस्ट्रीब्यूटर के जितने भी 50 सेंट्स नॉर्मली मैं दे रहा हूँ अभी, ठीक है, लेबलिंग के, तो जिस वेयर हाउस में ये लेबलिंग करवाता हूँ प्रोडक्ट की, तो 50 सेंट्स उनके भी मैंने माइंड में रखने हैं, और 50 सेंट्स आप पर प्रोडक्ट रखनी शिपिंग कॉस्ट, ठीक है, अंदाजन। तो $1 आपने वो भी माइंड में रखना है, ठीक है। अब जब $1 आपने वो भी माइंड में रखा, मिसलेनियस कॉस्ट में आपने $1, ये हमेशा याद रखे, मिसलेनियस कॉस्ट में भाई आपने $1 का मार्जिन अपने माइंड में लाजमी, चाहे लग रहा है नहीं लग रहा, लेकिन आपने रखना है, क्योंकि इसमें आपने लेबलिंग और शिपिंग सर्विस दोनों मिलानी है, ठीक है। और नीचे आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, और यहाँ पर आगे कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। एस्टिमेटेड सेल्स कितनी, हम फिलहाल एक ही रखें, एक यूनिट की प्राइस आपको बता रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है भाई नेट मार्जिन, नेट प्रॉफिट आपका लिखा हुआ आ रहा है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये बेसिकली आपको पर प्रोडक्ट कितना पड़ रहा है, 2.29, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर साथ लिखा हुआ है मार्जिन, इसमें कितना आ रहा है, तकरीबन 9.18% आपको नेट मार्जिन आ रहा है इसमें। तो क्या नाम है, इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि इतना नेट मार्जिन है, ठीक है, और ये आपका निकल आया है नेट प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट की जो भी प्रॉफिट वगैरह है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ गई? तो ये तो था भाई एफबीए का कैलकुलेटर, सिंपल। यहाँ पर है एफबीएम ये नेट कैलकुलेटर। मार्जिन और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? नेट प्रॉफिट एक खालिस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको डॉलर में शो होगा, आसान अंदाज में समझा रहा हूँ। नेट प्रॉफिट आपको शो हो रहा है डॉलर्स में, और जो नेट मार्जिन है एक वो परसेंटेज जो बन रही है कि भाई आपका इसमें मार्जिन कितना बच रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ठीक है, वो परसेंटेज में शो हो रहा है, वो आपका नेट मार्जिन होता है बस, ठीक है। और हमें जो गर्ज होती है वो कितनी है, नेट प्रॉफिट से, ठीक है। और उसके अलावा ये जो एफबीएम का कैलकुलेटर है इसमें सिर्फ और सिर्फ, अब यहाँ पर देखें आपकी कितनी बचत है एफबीएम में, कि यहाँ पर आपने अमेजोन की सिर्फ और सिर्फ रेफरल फी देनी है, फुलफिलमेंट कॉस्ट नहीं देनी। लेकिन याद रखें लोग बड़ा खुश हो जाते हैं, ठीक है, कि भाई हमारी अच्छी खासी कॉस्ट बच रही है, ठीक है। कॉस्ट बचती नहीं है, आपने घर से भी अगर उस प्रोडक्ट को फुलफिल कर रहे हैं तो आप कोई ना कोई कोरियर सर्विस यूज करोगे, ठीक है। आप लेबलिंग भी प्रोडक्ट के ऊपर, पैकेजिंग भी तो करोगे, ठीक है, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। तो ये सारी चीजें माइंड में रखने के लिए आपने थोड़ी बहुत कॉस्ट लगानी होती है, और इतना फिर डेली बेसिस पे अमेजोन पे जब कोई ऑर्डर आता है ना एफबीएम में, तो वो विदिन 24 आवर्स वो प्रोडक्ट का ऑर्डर फुलफिल करना होता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर किसी प्रोडक्ट के आपको 20 ऑर्डर्स आ गए, ठीक है, और आप गए में घूमने फिरने, ठीक है, फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो बड़े स्यापे होते हैं एफबीएम के। इस वजह से मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ भाई एफबीए करो, फोन करो, और कुछ भी नहीं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरा ये अकाउंट है। एफडीएम के पीछे वो भी तो था ना, एस्टिमेटेड शिपमेंट कॉस्ट। बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें, अब आप वन। लोगों को मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते हुए मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, खुद से फुलफिल हो रहे हैं, आराम सुकून से मेरा काम चल रहा है, ठीक है। तो ये होता है भाई एफबीए का फायदा, बगैर किसी गम के ना आपने क्या कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, एस्टिमेटेड शिपमेंट में आप इधर कॉस्ट डाल सकते हैं ना, फुलफिलमेंट कॉस्ट में आप डाल दें, ठीक है, एस्टिमेटेड शिपमेंट कॉस्ट डाल दें, जो आपका दिल करता है, शिपिंग चार्जेस आप एडवांस में डालना चाह रहे हैं डाल दें, तो भी आपको एफबीएम का कैलकुलेटर भी नीचे आपको बिल्कुल उसी तरीके से प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे लिखा हुआ नेट प्रॉफिट बता देगा कि भाई कितना प्रॉफिट है। समझ आ गई? किसी का कोई सवाल? हाँ जी। अभी इसमें बड़ी बातें हैं नेट प्रॉफिट में, मैंने बहुत सारी चीजें और भी बतानी है। मैं सिर्फ एक सेकंड देख रहा हूँ, 21 में देख रहा हूँ। अच्छा, इसमें ना एक टर्म यूज हो रही होती है ROI, ठीक है। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये भी हमेशा आपकी प्रॉफिट कैलकुलेशन की जब हम बात करते हैं ना तो इसमें ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। अब नेट प्रॉफिट में, ठीक है, जब ROI का मतलब क्या है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न कितना आ रहा है, ठीक है। अब उस ROI निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है, आपने नेट प्रॉफिट को डिवाइड करना है अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट से, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो जितना आता है जो आगे अमाउंट आएगी वो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनेगा, मिसाल के तौर पर।
अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना है आपके सामने, 2.29, ठीक है, डिवाइडेड बाय $11, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 20% नेट मार्जिन, सॉरी ROI जो इस प्रोडक्ट का निकल रहा है वो तकरीबन 20% है। 20% अमेजोन की टर्म में मैं आपको बताऊं एज ए न्यू सेलर ये बहुत अच्छा है, ठीक है। लोग स्टार्ट में ही कहते हैं कि 30% नेट मार्जिन ROI हमारा जो होना है ना 30% होना चाहिए, 40 होना चाहिए, एक्सेट्रा, इतनी एक्सपेक्टेशन लेकर चलते हैं। तो ये मैं तो इसको बेवकूफ़ी कहता हूँ, ठीक है। स्टार्ट में एक आप न्यू सेलर के तौर पर जा रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, तो अल्लाह के बंदो इतनी फॉरेन से एक्सपेक्टेशन इतनी हाई ना कर लिया फिर, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। समझ आ गई? कोई सवाल है तो पूछें, फिर मैं इसी नेट प्रॉफिट में ना अगली कुछ बातों की तरफ चलता हूँ कि हमने प्रोडक्ट के जो सेल्स हैं उसका प्रॉफिट है उसको एनालाइज कैसे करना होता है एक अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढने के लिए। यहाँ तक क्लियर? कॉस्ट ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉस्ट नहीं होलसेल कॉस्ट नाइला, अमेजोन कॉस्ट नहीं, अमेजोन की कॉस्ट नहीं मिला रहा है, अमेजोन की तो प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स का मतलब है होलसेल प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब आपको एक थोड़ी सी चीज समझाता हूँ, एक बड़ी बेहतरीन चीज समझाने लगी, ठीक है। सम टाइम ये होता है कि मिसाल के तौर पर एक तरफ आपकी ये प्रोडक्ट है जिसमें आपको प्रॉफिट आ रहा है, मिसाल दे दो, ठीक है, $1, ठीक है, इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट आ रहा है और इस प्रोडक्ट की मंथली सेल है 10,000, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास ये प्रोडक्ट है, थोड़ी हल्की वाली आ सकते हैं, चलो ये वाली रख लेते हैं, हाँ नहीं, ये नहीं रखते हैं, यही रखते हैं, ठीक है। ये छोड़ दें कौन सी मार्केट है कौन सी नहीं है, सिर्फ जो चीज समझाना चाह रहा हूँ पहले वो आप समझिए, ठीक है। एक तरफ मैंने आपको बताई ये प्रोडक्ट है जिसकी मंथली सेल्स है 10,000, ठीक है। सेलर्स बैठे हुए हैं फिलहाल दो दो नहीं, आप इसको कंसिडर करो 10 सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। 10 सेलर्स बैठे हुए हैं, 10 सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं, 10,000 मंथली सेल्स है और प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो है 50 सेंट्स। 50 सेंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, 50 सेंट्स को माइंड में रखें। दूसरी तरफ ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में मिसाल के तौर पर 50 सेल्स है ना, तो टोटल 3 सेलर्स बैठे, टोटल तीन, ठीक है। और 3 सेलर्स बैठे हुए हैं, चौथे नंबर पर आप सेल करेंगे और मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट की मंथली सेल्स है 100, ठीक है। और प्रोडक्ट में जो प्रॉफिट है वो है $5। कितना बता रहा हूँ, $5 इस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट है जिसकी मंथली सेल्स है 100, और 50 सेंट प्रॉफिट बता रहा हूँ इस प्रोडक्ट पे जिसकी सेल्स है 10,000। तो आप लोगों के नजदीक कौन सी प्रोडक्ट बेस्ट है? जी जरीश, अवैस, कार्रवाई क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉफिट अच्छा सेल है, है, प्रोडक्ट सेल ज्यादा प्रॉफिट 10 बहुत के। अच्छा है। जी। ठीक है। कार्रवाई क्यों? जी बाकी, बाकी लोग भी बताएं। यार आप लोग माइक ओपन कर लिया करो, कोई मसला नहीं है, मुझे बड़ी उलझन होती है ये कमेंट्स में ना, बड़ी मुश्किल होती है मुझे। अच्छा 19 वाली कौन सी है हुमा? 19 के वाली कौन सी है? 10 के है, अच्छा हाँ ठीक है चलो, ओके ओके। अब देखें, जरीश आपके जवाब भी इसमें टोटल गलत है। क्यों? अब मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि इस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स कितनी है, 10,000, ठीक है। अमेजोन पे प्रॉफिट आपको कितना बच रहा है, 50 सेंट्स, ठीक है। 50 सेंट्स में मैंने आपको क्या बताया, दूसरी चीज कि ये समझ लें कि इस प्रोडक्ट को 10 सेलर सेल कर रहे हैं और 10वीं सेलर आप है, ठीक है। अब 50 सेंट्स आपको प्रॉफिट है और आपको पता है कि आपके हिस्से में ज्यादा नहीं तो 1,000 सेल्स मंथली आ सकती है, ऐसे ही है। अब याद रखें 1,000 सेल्स आपके हिस्से में आ रही हैं, 50 सेंट्स प्रॉफिट है, तो आफ्टर अ मंथ आपको ये प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है, $500, ऐसे ही है, ठीक है। दूसरी तरफ ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको $5 प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। 100 सेलर्स है, 3 सेलर्स बैठे हुए हैं और आपके हिस्से में ज्यादा से ज्यादा जो सेल्स आएंगी वो कितनी आ रही हैं, 30 सेल्स आ रही हैं, ठीक है। अब 30 × 5 कितना हुआ, 150। तो अब आप बताएं $150 ज्यादा प्रॉफिट है या $500 ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। तो बताने का क्या मकसद है कि अगर आपकी प्रोडक्ट, वैसे तो देखें मेरा जो पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, कि प्रोडक्ट की जो प्रॉफिट है वो $3 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन
कभी ना कभी हमें प्रोडक्ट को अमेजोन पे बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, कि मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट पे आपको इन्वेस्टमेंट तो भारी पड़ रही है, लेकिन आप इस लालच में, मुझे खुद पर्सनली बहुत सारे ऐसे ब्रांड ने अप्रूवल दिया है कि जिनकी प्रोडक्ट की प्राइस अमेजोन पे 200 डॉलर रही है। ठीक है, और प्रोडक्ट पे जो प्रॉफिट है कितना आ रहा है, 30 डॉलर पर प्रोडक्ट प्रॉफिट। ऐसी प्रोडक्ट्स भी मुझे ब्रांड्स ने अप्रूवल दी है। लेकिन क्या मसला आता है कि भाई ऐसी इन्वेंट्रीज में अपने पैसे फंसाने वाली बात है कि उनकी मंथली सेल्स 50 है। ठीक है, बाकी सेलर्स भी बैठे हुए हैं। ठीक है, मेरे हिस्से में 10 सेल्स आ गई, 20 सेल्स आ गई, इतना सा प्रॉफिट, और मेरी इन्वेस्टमेंट फंसी पड़ी हुई है। ठीक है, हमने ऐसी जगह पे नहीं जाना होता है जहां पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट फंसा दें। ठीक है, हमने ऐसी जगह पे जाना होता है जहां से हमें रिटर्न मिल रहा हो अच्छा। ठीक है, हमें ज्यादा से ज्यादा सेल्स आ रही हो, हमारी प्रोडक्ट निकले, थोड़ा प्रॉफिट आए लेकिन जल्दी से निकल जाए। हमने अपने पैसे को रोकना नहीं है अमेजोन। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों ने लाजमी तौर पर माइंड में रखना है कि आप लोगों ने प्रोडक्ट में हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले प्रोडक्ट के सारे स्टेट्स को एनालाइज करें कि भाई इसमें मुझे सेल्स के लिहाज से प्रॉफिट निकल रहा है या प्रॉफिट इसमें बहुत ज्यादा तो प्रॉफिट हो रहा है और सेल्स कम है। ठीक है, हर लिहाज से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने के बाद प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, इस तरह जुबानी कलामी नहीं करें। अब समझ आ गया मेरा पॉइंट? जी जरीश, क्लियर है? अब बताएं, अब आप बताएं जरा, किसमें प्रॉफिट है ज्यादा, इस केमिकल में या दूसरा वो वैक्यूम है जो? केमिकल में। हाँ ठीक है, चल। तो ये चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी होती हैं। ठीक है, तो ये था भाई नेट प्रॉफिट वाला जो पॉइंट था। ठीक है, ये अभी ज्यादा ही डिटेल बेस्ड था। मुझे एक सेकंड देने, मैं लैपटॉप चार्जिंग पे ये लगा लूँ। हम्म। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट है। मेरा इरादा था आज खत्म करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आज खत्म होगा। ठीक है, चलो खैर है, कल देख लेंगे। अच्छा, अगला पॉइंट है कि आपकी जो न्यू ऑफर्स, ठीक है, यानी जो सेलर्स हैं, वो कितने होने चाहिए? 3 to 15। ठीक है, 3 to 15 का क्या मतलब हुआ कि कम से कम जो प्रोडक्ट के सेलर्स हैं वो 3 होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? 15। 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। पहले नंबर पर चलते हैं ज्यादा वाली तरफ, जो सिंपल सी बात है, तो आपको समझाता हूँ। ज्यादा वाला क्या सीन है? ज्यादा वाला ये सीन है कि प्रोडक्ट में सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा सेलर्स होंगे ज्यादा कंपटीशन होगा, कंपटीशन टफ हो जाएगा तो बस बैंड बचती रहेगी हमारी। ठीक है, हमारा मिसाल के तौर पर जहाँ पर मेरा एक प्रोडक्ट में 5 सेलर्स हैं तो मेरा 5 से कंपटीशन होगा, और जहाँ पर 20 होंगे तो 20 से कंपटीशन होगा, 20 वाला ज्यादा कंपटीशन है। एक कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सी है, इतना कोई लॉजिकली बात नहीं है। तो सिर्फ आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ कि हमेशा कोशिश करें वो प्रोडक्ट यूज करें कि जिसमें 15 से ज्यादा सेलर्स ना बैठे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और भी बात है, वो इनके अगले पॉइंट के साथ मैं उसको लिंक करता हूँ। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 3 to 15। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जिस प्रोडक्ट पे एक या दो सेलर्स बैठे हुए हैं वो निकल गए आपकी कैटेगरी से। ठीक है, मिसाल के तौर पर मुझे आज आप लोगों ने भेजी असाइनमेंट। ठीक है, ये असाइनमेंट मुझे भेजी किसने? हुमा ने भेजी थी। ठीक है, अब कल तक के का क्राइटेरिया जो था उसमें हुमा की प्रोडक्ट जो थी वो पूरी उतर रही थी। ठीक है, लेकिन अगर हम आज की क्राइटेरिया में बैठे ना, इसको देखें आज के क्राइटेरिया में, तो सिर्फ एक दो सेलर्स बैठे हुए हैं। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है हुमा, अब आज से आपकी ये वाली प्रोडक्ट भी निकल गई। ठीक है, दूसरी प्रोडक्ट मुझे भेजी थी किसने? अल्लाह आपका भला करे, जरिश ने। ठीक है, अब ये जरिश ने जो प्रोडक्ट भेजी थी, ठीक है, अब इसमें भी कितने सेलर्स बैठे हुए हैं? दो। लिहाजा ये प्रोडक्ट भी हमारे क्राइटेरिया से निकल गई। तीसरे नंबर पर मुझे भेजी थी प्रोडक्ट किसने? ये कौन सी है? नाइला की प्रोडक्ट किधर गई है? हाँ, नाइला की प्रोडक्ट ठीक थे। हाँ, इसमें 7 सेलर थे, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन नाइला बच गई हो आप, वरना इन दोनों की लिस्टिंग अब दी। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि भाई ऐसी कौन सी बात है कि एक सेलर हो, ये तो ज्यादा अच्छी बात है कि प्रोडक्ट में एक सेलर होना चाहिए। ठीक है, एक सेलर होगा तो कंपटीशन कम है, दो सेलर्स होंगे तो बस नॉर्मली है। ठीक है, बजाय इसके कि 10 12 सेलर्स हों और हम उनके साथ compete करें, तो उससे अच्छा नहीं है हम उन प्रोडक्ट की तरफ जाएं जहां पर बिल्कुल कम सेलर्स बैठे हुए हैं, बिल्कुल एक या दो। ठीक है, अब सुने, यहाँ पर आती हैं दो तरह की बातें। जब आप देख रहे हो कि भाई प्रोडक्ट की सेल्स इतनी ज्यादा अच्छी हैं कि 10,000 सेल्स हैं मंथली, और सेल करने वाला टोटल एक ही बंदा है।
ठीक है, या दो बंदे हैं, ठीक है, एक इसमें एफबीए कर रहा है, एक एफडीएम कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए, दो तरह की होती हैं चीजें, एक होता है ब्रांड अप्रूवल और एक होता है ब्रांड एक्सक्लूसिविटी। ब्रांड एक्सक्लूसिविटी क्या होती है कि मैं मिसाल के तौर पर मैं ब्रांड से जाकर बात करता हूँ कि भाई मंथली मैं आपसे लूंगा इस प्रोडक्ट की, मिसाल के तौर पर 10,000 यूनिट की मंथली सेल्स है, मैं आपसे 15,000 यूनिट हर महीने परचेज करूंगा, अकेले मैं करूंगा। लेकिन मेरी क्या कंडीशन है कि आपने मेरे अलावा ना नायला को, ना जरिश को, ना अवैस को, किसी को भी ये प्रोडक्ट्स नहीं देनी। ठीक है, जो ये मेरा और ब्रांड का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको हम कहते हैं कि ब्रांड, जिसमें एक ही बंदे को अलाउ करता है अमेजोन पे सेल करना। मेरे पास ढेरों मिसालें पड़ी हुई हैं, मैं ब्रांड्स को ईमेल करता हूँ, ब्रांड मुझे मना कर देते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, ब्रांड जब मना कर देता है तो काम खराब हो जाता है। तो इस वजह से उस जलालत से बचने के लिए क्या हम करते हैं कि हम ऐसी प्रोडक्ट को टारगेट ही नहीं करते। ठीक है, कि जो जिस प्रोडक्ट पे एक सेलर या दो सेलर्स बैठे हुए हों, क्यों? क्योंकि ब्रांड का ऑलरेडी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ होता है। ठीक है, और इस वजह से फिर हम ऐसी प्रोडक्ट्स हमारे लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो इस वजह से हम उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं जिसमें कम से कम तीन सेलर्स बैठे होने चाहिए। समझ आ गई? ठीक है, अब ये पॉइंट समझ आ गया? क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ लो। ओके, ठीक होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट कैटेगरी है, ठीक है, कि कैटेगरी आपकी कौन सी होनी चाहिए? सीजनल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सीजनल और हैजमेट प्रोडक्ट दोनों एक ही उसमें समझा देता हूँ, ठीक है। सीजनल और हैजमेट प्रोडक्ट समझाता हूँ आसान अल्फाज में, ठीक है। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं, सीजनल और ट्रेंडिंग को आप आपस में मिला सकते हैं, ठीक है। कि आपकी प्रोडक्ट सीजनल ना हो, जैसे मिसाल के तौर पर सर्दियों की प्रोडक्ट ना हो, इसी तरह गर्मियों की प्रोडक्ट ना हो, ऐसी प्रोडक्ट हो जो पूरा साल अच्छी चलने वाली हो प्रोडक्ट, तो उन प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर एक जो मेरा मेन कंसर्न है वो क्या है कि हेजमेट प्रोडक्ट ना हो। हेजमेट प्रोडक्ट कौन सी होती हैं? जिनको बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, ठीक है, जिसके फटने का खतरा होता है। मिसाल के तौर पर बैटरी के रिलेटेड प्रोडक्ट होगी, ठीक है, एसिड हो गया, ठीक है, या इसी तरीके से आपके जो मिट्टी का तेल ठीक है, उसको सेल करना है, या ये जो थिनर वगैरह एक्सेट्रा इस तरह की जो चीजें होती हैं, ठीक है। ये तो ऐसी कैटेगरीज को भी आपने अवॉइड करना है। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि भाई हम कौन सी कैटेगरीज की तरफ जाएं फिर? ठीक है, जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं? ठीक है, तो अब यहाँ पर आप अगर जाए ना तो अमेजोन की देखें ऑल कैटेगरीज आ रही होंगी, ठीक है। अब आपको उसमें मैं रिकमेंडेड कैटेगरीज बता रहा हूँ, जिन कैटेगरीज में आपने जाना है। सबसे पहले आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड स्विंग, ठीक है, आर्ट्स क्राफ्ट में चले जाएं, लेकिन आर्ट्स एंड क्राफ्ट में ज्यादातर ये होता है कि अकेला अकेला लोग इसमें कर रहे होते हैं, प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो मेन कैटेगरी है, बेबी की कैटेगरी है, लाजमी तौर पर दें, इसमें बहुत ज्यादा बच्चों के खिलौने भी आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, उसका एक अलग सा अप्रूवल होता है, लेकिन आप उसकी तरफ जा सकते हैं। इसी के अलावा बच्चों के फेस वॉश और पता नहीं टिश्यू और बेशुमार प्रोडक्ट आ जाते हैं, ठीक है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, इसके तो कोई तारीफ का मोहताज ही नहीं है ना। ब्यूटी एंड पर्सनल माशाल्लाह सारी ऑलमोस्ट लड़कियां, एक अवैस और मैं इस क्लास में बैठे हुए हैं सिर्फ, ठीक है, बाकी तो सारी लड़कियां बैठी हुई हैं। तो आप लोगों को तो ज्यादा बेहतर है इसकी, तो मुझे वो कहते हैं ना, वो कोई क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है कि भाई इस कैटेगरी की तरफ क्यों जाना चाहिए, आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता है, ठीक है। बुक्स को छोड़ दें, इसी तरह सीरीज को छोड़ दें, सेल फोन की कैटेगरी में नहीं जाएं बिल्कुल भी, ठीक है। क्लॉथिंग में नहीं जाएं। क्लॉथिंग में क्या एक मेन रीजन है ना जाने का, कि क्लॉथिंग की कैटेगरी में रिटर्न रेट सबसे ज्यादा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने अपर पहना हुआ है, अपर मैं मंगवा लेता हूँ ऑनलाइन, ठीक है, मुझे साइज पूरा नहीं आता, मैं तो वापस करूंगा, ठीक है। तो ऑनलाइन इंडस्ट्री में क्लॉथिंग की जो कैटेगरी है, ठीक है, इसमें रिटर्न रेट सबसे ज्यादा हाई है अभी तक, ठीक है। चाहे पाकिस्तान की बात उठाओ या इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करो, तो ये सबसे ज्यादा हाई है, ठीक है। उसके अलावा फाइन एंड आर्ट्स, ठीक है, जा सकते हैं। कंप्यूटर्स की क्रेडिट, कंप्यूटर और क्रेडिट कार्ड इसको छोड़ दें, ठीक है। डिजिटल म्यूजिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसको छोड़ दें। गार्डनिंग बहुत अच्छी वो है, कैटेगरी है, इसकी तरफ आप जा सकते हैं। ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड इसकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। हेल्थ, हाउस होल्ड एंड बेबी केयर इस प्रोडक्ट इस कैटेगरी की तरफ जाएं, ठीक है। होम एंड बिजनेस सर्विसेज, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, ठीक है, इनकी तरफ जाएं। इसी तरह लगेज एंड ट्रैवल, इसमें अगर जाएंगे तो वो स्टैंडर्ड साइज से हटना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। इसी तरीके से मूवीज एंड टीवीज को छोड़ दें, ठीक है। ऑफिस प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी कैटेगरी है। पेट सप्लाईज बहुत अच्छी कैटेगरी है, इनकी तरफ जाएं। उसके अलावा स्मार्ट होम की कैटेगरी की तरफ चले जाएं, टॉयज एंड गेम्स की तरफ चले जाएं, टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट की तरफ चले जाएं। ये वो कैटेगरीज बता रहा हूँ जिनकी तरफ आप जाएं, और जिनका नाम मैंने नहीं लिया उनकी तरफ ना जाएं, आसान अल्फाज में, ठीक है। तो अब इसकी वजह क्या होती है? मिसाल के तौर पर हाँ, एक और भी है प्रोडक्ट, अक्सर जो कांच की बनी हुई चीजें हैं उसकी तरफ भी ना जाएं।
अमेजोन बहुत एहतियात करता है, प्रोडक्ट को बबल रैप करता है, जो कांच की बनी हुई चीज होती है कि भाई टूट ना जाए, लेकिन समहाउ टूट सकती है, कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पर मैंने प्रोडक्ट सेल कर दी, सेल की और कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते टूट गई, कहीं ना कहीं रास्ते में टूट गई, कुछ ना कुछ प्रैंक हो गया मेरे साथ, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? कस्टमर का नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, याद रखो एक बात कि कस्टमर्स, ठीक है, 1,000 लोगों को आप प्रोडक्ट सेल करोगे ना, 1,000 में से 2-3 बंदे ऐसे होंगे जो पॉजिटिव फीडबैक देंगे, और अच्छी प्रोडक्ट सेल करेंगे तब पॉजिटिव फीडबैक कितने लोग देंगे? 3 से 4 लोग देंगे, ठीक है। लेकिन 1,000 में से ना आप मिसाल के तौर पर सिर्फ 10 लोगों को सेल करेंगे और 10 को गलत प्रोडक्ट जाएगी, 10 के 10 नेगेटिव फीडबैक फौरन से देंगे, ठीक है। तो जो अमेजोन में आपको अकाउंट सस्पेंशन की तरफ लेके जा सकता है, तो इस वजह से ऐसी कैटेगरीज में हमने नहीं आना, ठीक है। उसके बाद एक, ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक है, ये वाले 2 रह गए, ठीक है हमारे। अब ये वाला एक पॉइंट क्या है? सेल्स इक्विटी, ठीक है, कि सेल्स कितनी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। याद रखें कि आपने उन प्रोडक्ट्स को चूज करना है जिसकी मंथली सेल कम से कम 500 हो। अब 500, ये मैंने स्पेसिफिक क्यों एक खास रीजन रखा है 500 होने का, कि भाई 500 है और 8 सेलर्स बैठे हुए हैं, तो कम से कम आपको ज्यादा नहीं तो 50 से 60 यूनिट तो मंथली आपके हिस्से में आए ना, ठीक है, 80 यूनिट्स तो आपको मिले, ठीक है। आप उस प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं जिसकी प्रोडक्ट की सेल्स ही 100 है, मंथली सेल्स 100 है, और उस पे 5 सेलर्स बैठे हुए हैं, आपके हिस्से में तो मंथली 20 ऑर्डर भी नहीं आने, जो एक बड़ा घाटे का सौदा है, ठीक है। तो ये वाले काम आपने नहीं करने, आपने उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है जिसकी मंथली सेल्स कितनी होनी चाहिए? 500, ठीक है, कम से कम 500, इससे ज्यादा जितनी मर्जी की तरफ जाएं। अच्छा, आप लोगों की एक और चीज मैंने नोट की है, आप लोग जितने भी लोग हैं ना, आप लोग जब असाइनमेंट मुझे भेजते हैं तो आप लोगों की एक नॉर्मल चीज मैंने ये देखी है कि हजारों की प्रोडक्ट्स की सेल्स वाली प्रोडक्ट मुझे बेचते हैं, ठीक है, जिनका बीएसआर बहुत अच्छा होता है, प्रोडक्ट 10-10 हजार सेल्स होती हैं। याद रखें, जब स्टार्ट में एज अ न्यू सेलर आप ऐसे ब्रांड्स को टारगेट करते हैं तो बचने के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं जिस जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जाना माना ब्रांड है, जिसकी मंथली सेल्स हजारों की है, ठीक है। अब हमें ये भी नहीं पता होता कि भाई उस ब्रांड ने अप्रूवल देना है कि नहीं, अगर दे भी देता है तो ब्रांड फिर कहेगा कि यार ठीक है, 10 हजार मेरे मंथली सेल्स अमेजोन पे सेल हो रहे हैं, मेरे से हर सेलर 1,000 1,000 यूनिट उठा रहा है, तो 1,000 यूनिट का आपके पास बजट है कि नहीं, ठीक है। तो कोशिश किया करें स्टार्ट में एज ए न्यू सेलर छोटे ब्रांड्स को टारगेट करें जिनकी मंथली सेल्स बस 500 हो, 700, 800 या 1,000, ज्यादा से ज्यादा 1,000, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। सिर्फ एक मशवरा दे रहा हूँ, बाकी क्राइटेरिया से हट के आप लाख वाली प्रोडक्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं जाएं। सिर्फ एक आपको बता रहा हूँ, अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हमारी सबसे बड़ी एक मेन गलती क्या है कि हम बड़े ब्रांड को आते साथ, मार्केट में एंटर होते साथ बड़े ब्रांड को टारगेट कर रहे होते हैं, और फिर बाद में हम ये चीज रो रहे होते हैं कि भाई हमें अप्रूवल नहीं मिल रही। भैया आप मार्केट में एंटर हो रहे हो एज ए न्यू सेलर हो, आपके स्टोर पे कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं लगी हुई, और फिर हम कहते हैं कि भाई हमें बिल्कुल क्या नाम है ब्रांड्स अप्रूवल नहीं दे रहे, तो क्यों दें? ब्रांड के पास क्या रीजन है कि आपकी प्रोडक्ट में, आपके जो स्टोर फ्रंट है उसमें कुछ 100 किस्म की लिस्टिंग्स लाइव हुई हुई है, एक लिस्टिंग लाइव नहीं है। इवन वो आपसे स्टोर फ्रंट का लिंक मांगते हैं, हमारे पास लिंक नहीं होता क्योंकि हमारे पास कोई सिंगल प्रोडक्ट लाइव नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारी मेन बातें वो हैं कि जो हमने माइंड में रखनी होती हैं। और उसी के साथ साथ लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि FBA सेलेक्ट कितने होने चाहिए? तो वो 3 से 8 होने चाहिए, ठीक है। ऊपर जो देखें, 2 तरह के सेलर्स होते हैं, ठीक है, ऊपर मैंने बात की है टोटल सेलर्स की कि 3 से 15 होने चाहिए, ठीक है, लेकिन नीचे स्पेसिफिकली FBA सेलर्स को हाईलाइट किया है। देखें, आप FBA कर रहे हैं तो आपके लिए FBM सेलर जितना मैटर नहीं करते, FBM सेलर्स को बहुत कम बाय बॉक्स मिलने के चांसेस होते हैं, कल मैंने डिटेल में बताया था। लेकिन FBA सेलर हैं आपके मुकाबले में, और याद रखें आप किसी ऐसी लिस्टिंग में जा रहे हैं, ठीक है, जहां पर 5 सेलर्स FBA के बैठे हुए हैं, और उन सब की सेल्स कितनी है? जो रेटिंग है, सॉरी, ठीक है, रेटिंग उन सब की हजारों में रेटिंग गई हुई है, ठीक है। तो फिर मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि भाई ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ ना जाएं। क्यों? क्योंकि एक न्यू सेलर जो 0 रेटिंग 0 रिव्यू के साथ जा रहा है, उसका कंपटीशन आप कर रहे हो किसके साथ? 1,000 वाली रेटिंग वाले बंदे के साथ। तो वहां पे भी जाके बहुत बड़ा क्लैश आता है बाय बॉक्स लेते हुए, ठीक है, बहुत मसले मसाइल आते हैं कि एक तरफ पुराना सेलर है, पुराने सेलर अपने लिहाज से खेल रहे होते हैं, ये हर बंदा ना अमेजोन पे ऐसी ऐसी गेम्स खेल रहा है आप अभी सोच नहीं सकते, ठीक है। तो पुराने सेलर्स अपने लिहाज से कंपटीशन करते हैं, ठीक है, पुराने सेलर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। जिस तरह आप FBA में जब सेल करना शुरू करेंगे ना, तो आपके लिए FBM जो सेलर्स हैं वो मैटर नहीं करेंगे, आप उनको कुछ नहीं समझोगे। तो इसी तरह जो पुराना सेलर है वो नए सेलर को कुछ नहीं समझता,
ठीक है, हमने अपना मार्केट में एक नाम बनाना है भाई, हमने रेटिंग रिव्यूज लेकर ऊपर की तरफ जाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स वन बाय वन करके लिस्ट करनी है ताकि हमारा स्टोर फ्रंट अच्छा हो। अच्छी सेल्स वाली प्रोडक्ट भी हमने लिस्ट करनी है ताकि कुछ ना कुछ तो हमारी इंपॉर्टेंस मार्केट में बने। तो जब आप किसी ऐसी प्रोडक्ट पे जाकर बैठ रहे हैं, ऐसी प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें 5 FBA सेलर्स हैं और पांचों की रेटिंग हजारों में है, 50-50 हजार की रेटिंग लेकर बैठे हैं, और आप जाके उसमें बैठ जाते हैं ना एज ए न्यू सेलर, तो भाई आपको बाय बॉक्स कम से कम नॉर्मल प्राइस से आप $2 कम करोगे तब जाके कोई चांसेस बनते हैं थोड़ा बहुत क्या नाम है बाय बॉक्स मिलने का, वरना वो भी बहुत मुश्किल होता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो गलतियां मैं कर चुका हूँ पास में वही शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी ऐसी लिस्टिंग में जाते हो ना जहां पर मेरी तरह के सेलर्स बैठे हुए होते हैं जिनकी रेटिंग थोड़ी बहुत होती है, ठीक है, वहां पे जाके बैठो तो यकीन मानो, मिसाल के तौर पर मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मेरी रेटिंग क्या है 1 2 3, ठीक है, हद मान के, ठीक है, इतनी रेटिंग है, या 50 भी है तो भी खैर है, ठीक है। और अवैस साहब आए वहां पर उस लिस्टिंग में आकर, मैंने प्रोडक्ट की प्राइस लिखी $20, अवैस ने आके 19.98 कर ली ना, तो यकीन मानो अवैस को बाय बॉक्स मिल जाए। ठीक है, इतना सिंपल है नए सेलर के साथ compete करना। लेकिन पुराना, अगर मैं मिसाल के तौर पर पुराना सेलर हूँ, मेरी रेटिंग रिव्यू लाखों में चली गई है, ठीक है, अवैस अब आके ना मैंने 20 प्राइस रखी है, अवैस 18 भी रखे तो मुश्किल ही है इसको बाय बॉक्स मिले। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखनी होती हैं, नोट करनी होती हैं, इसके बाद जाकर हमने प्रोडक्ट फाइनल करनी होती है। तो भाई ये था आप लोगों का क्या प्रोडक्ट हंटिंग का एक क्राइटेरिया था। ठीक है, तो प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया के बारे में दोबारा से एक बात मैं कॉट कर रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है ना, अमेजोन में प्रोडक्ट हंटिंग ऐसे है जिस तरह ना वो कहते हैं ना, प्रोडक्ट हंटिंग इज द की टू सक्सेस इन अमेजोन फील्ड। ठीक है, आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ कि भाई अगर कामयाब होना चाहते हैं अमेजोन की फील्ड में तो अपनी प्रोडक्ट हंटिंग ठीक करें। मुझे पता है अभी आप लोगों को बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं अच्छी प्रोडक्ट को, अभी तक कल तक क्राइटेरिया बिल्कुल एक नॉर्मल था। ठीक है, अभी जब आज के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप असाइनमेंट्स बनाएंगे ना तो आपको लग समझ जाएगी कि भाई ये इतना डिफिकल्ट क्यों होता आ रहा है। ठीक है, अब नाइला स्टार्ट में कह रही थी जी मुझे 4 घंटे चाहिए इस प्रोडक्ट हंट करने के लिए, ठीक है, अभी 4 नहीं आपको 6 7 घंटे भी अभी नाइला आपको लगेंगे एक एक प्रोडक्ट हंट करने में, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टाइम की बात है। ठीक है, स्टार्ट में इतना मुश्किल है। ठीक है, आपको इंशाल्लाह जो कल की क्लास होगी ना, इसमें आपको प्रोडक्ट हंटिंग की कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि आप बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट हंट करेंगे। ठीक है, और उसमें आपको मैं पर्सनली लाइव प्रोडक्ट हंट करके बताऊंगा भाई, इससे बड़ा और क्या चैलेंज करूं। लाइव जो जो तरीका आपको मैं बताऊंगा उसी तरीका के, हालांकि मेरे लिए यकीन माने बहुत मुश्किल है कि नॉर्मली इससे पहले जो क्लासेस पढ़ाता था ना वो आसान था, वो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था कि मुझे पता है यार जो बात है स्टूडेंट्स तक रहेगी अपने ही एक ग्रुप में रहेगी। ठीक है, तभी आपको लोगों को भी सबको पता है कि ये रिकॉर्डिंग्स एज इट इज उठा के मैं दे रहा हूँ कहाँ पर, यूट्यूब पे। ठीक है, मेरे पे मिसाल के तौर पर कोई मास्टर बंदा आके बैठ जाए ना तो कि भाई ये काम करो तो नहीं समझ जाए। ठीक है, तो अब मुझे एक एक बात सोच समझ के यहाँ पर बोलनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को खुद जो जो तरीके मैं फॉलो कर रहा हूँ प्रोडक्ट हंटिंग के, कल आपको सारे वो बताऊंगा, और आपके सामने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं प्रोडक्ट्स हंट करके दिखाऊंगा कि भाई ये देखो, ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और सारी प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह आपके सामने हंट करके दिखाऊंगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़े टाइम बाद आपको आदत होगी ना। अभी मिसाल के तौर पर कल भी यूएसए में छुट्टी थी तो मैं बिल्कुल रिलैक्स था। ठीक है, अभी आप लोगों की क्लास है, इसके बाद एक दो मीटिंग्स अटेंड करनी है, उसके बाद भाई मैंने खुद बैठ के ना अभी प्रोडक्ट हंट करूंगा और साथ ही ईमेल उठा के ब्रांड को ईमेल कर ली, कॉल की जरूरत पड़ी कॉल कर ली, बात खत्म। ठीक है, अब भी थोड़ी देर बाद मैं ये काम करूंगा डेली बेसिस पे। तो मेरा ये काम ये डेली रूटीन है मेरी। ठीक है, मेरी टीम भी बैकएंड पे सारा काम करी अल्लाह के शुक्र है, लेकिन पर्सनली अभी भी मुझे प्रोडक्ट हंटिंग की जरूरत पड़ती है। अभी भी मैं ब्रांड अप्रूवल ले रहा हूँ, सारे काम मैं पर्सनली मैं खुद बहुत चीजें डील कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी। कल के लिए सिर्फ एक काम है, छोटा सा एक काम है, इस चीज को देखते हुए, ठीक है, नेट प्रॉफिट वाला चीज इसमें से निकाल लें। ठीक है, नेट प्रॉफिट क्योंकि जब तक हमें होलसेल प्राइस नहीं पता होती तो हम इस तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, नेट प्रॉफिट और गुड बाय बॉक्स रोटेशन ये 2 पॉइंट्स निकाल दें। ठीक है, इन 2 पॉइंट से हटकर बाकी सारे पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट हंट करके लानी है, सिर्फ एक। ठीक है नाइला, फिर मसला नहीं होगा, अब ये की प्रोडक्ट है, आज 2 प्रोडक्ट भी नहीं दे रहा, सिर्फ एक दे रहा हूँ क्योंकि कल फिर क्लास है, तो उसकी लेना इंशाल्लाह सिर्फ आपने एक प्रोडक्ट लानी है। ठीक है, इतना मसला नहीं होगा आप लोगों को।
तो फिर भी प्रोडक्ट हंट करते हुए किसी को कोई मसला हो तो बेशक मैसेज करके पूछ लिया करें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में, और कल की क्लास में आप लोगों का जो प्रोडक्ट हंटिंग वाला चैप्टर है ना, इसको कर देंगे परमानेंटली क्लोज। समझ आ गई? खैर खैर कोई नहीं, होता है स्टार्ट में। ठीक है चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।